कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। शिक्षण, अनुदेशन और अधिगम में क्या अंतर है। पिछली क्लासेज अगर आपने हमारी ली तो आपको बड़ा ही स्पष्ट रूप से पता होगा कि शिक्षण क्या होता है, अनुदेशन क्या होता है और अधिगम क्या होता है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनको आप देखें। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में तीन चीज़ें हैं। शिक्षण, दैट मीन्स टीचिंग। अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन। और अधिगम यानी लर्निंग। पिछली परीक्षाओं को अगर हम देखें तो अमूमन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण, अनुदेशन और अधिगम, इनके अंतर में से, इनके डिफरेंसेस में से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व क्लासेस में भी आपको बताया कि अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शिक्षण से संबंधित नहीं है, या इनमें से क्या अनुदेशन हैं, या इनमें से क्या अधिगम हैं। इस तरह के प्रश्न जब आपसे पूछे जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये तीनों जो हमारे पास में यहाँ पर टॉपिक्स हैं, इनके बीच में क्या अंतर होता है। शिक्षण, जब हमने शिक्षण की बात करी थी, आपने देखा कि अपने पिछली क्लासेस में जब हमने शिक्षण की बात करी तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि शिक्षण से हमारा तात्पर्य है अंतःक्रिया। ये शब्द हमारा शिक्षण से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ है? हमेशा शिक्षण से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है कि अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन। हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया। कि शिक्षण का तात्पर्य है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में होने वाली अंतःक्रिया। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रारंभ से हमारी क्लासेस में लेकर चले आ रहे हैं कि शिक्षण क्या है। जब अंतःक्रिया होती है शिक्षक के बीच में और विद्यार्थी के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शिक्षण। उस शिक्षण को बोलते हैं जब अंतःक्रिया हमारी प्रारंभ होती है। आगे अगर हम चलें और हम देखें कि अनुदेशन क्या होता है, कि अनुदेशन में किसके बीच में अंतःक्रिया हो रही है? अंतःक्रिया हो तो रही है, लेकिन अनुदेशन सामग्री और विद्यालय में, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अनुदेशन सामग्री क्या हो सकती है? हमने कहा इंस्ट्रक्शन क्या होता है, अनुदेशन क्या होता है। शिक्षण और अनुदेशन के अंदर अंतर यह है कि जब आमने सामने की प्रक्रिया के तहत विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शिक्षण। लेकिन अनुदेशन क्या है? इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर अंतःक्रिया नहीं होगी। अनुदेशन कई तरीके से हो सकता है। हमें मोबाइल के माध्यम से किसी टेस्ट को दे रहे हैं, या हमें कुछ प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब आप टेस्ट देते हैं, या फिर आपको कोई निर्देश दिए जाते हैं कार्य को करने के लिए, वो सब अनुदेशन है। आप अपने टेलीविज़न के माध्यम से किसी विषय को सुन रहे हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित है, चाहे वो साइकोलॉजी से संबंधित है, चाहे ज्योग्राफी से संबंधित है, वो क्या है? अनुदेशन। क्योंकि वन वे चल रहा है, वहाँ इंटरेक्शन नहीं है, दो के बीच में क्या नहीं हो रहा है? अंतःक्रिया नहीं हो रही है। तो अनुदेशन की एक सामग्री होती है, अनुदेशन की सामग्री होती है, इंस्ट्रक्शन की सामग्री होती है। आपको पेपर दिया जा सकता है, आपको किसी वीडियो के माध्यम से समझाया जा सकता है, टीचिंग एड्स तरह तरह के हमारे सामने होते हैं, उनके माध्यम से हमें इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, अनुदेशन दिया जा सकता है। तो अनुदेशन का काम क्या होता है कि जो उसकी सामग्री और जो विद्यालय है, यानी जो विद्यालय का सराउंडिंग है, वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में, क्लासरूम है, उन दोनों के बीच में क्या हो रही है? अंतःक्रिया हो रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनुदेशन। आगे चलिए शिक्षण, यानी अगला हमारा जो यहाँ पर टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अधिगम यानी लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण, जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम एक और टॉपिक से मिलेंगे, और वो टॉपिक क्या होता है? अधिगम। और इसके ऊपर पूरी यूनिट हमारे पास में है कि अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। जो बालक है अपने विभिन्न अवस्थाओं में, कौन कौन सी अवस्थाओं में? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में
और किशोरावस्था में वो अधिगम कैसे करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो अधिगम लर्निंग, अधिगम क्या होता है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की अवस्था। अगर आपको सीधे साधे शब्दों में कुछ पूछे, व्हाट डू यू मीन बाय द लर्निंग, कि लर्निंग से आपका क्या तात्पर्य है, तो लर्निंग क्या होती है बेटा? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की अवस्था। जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जब हम शिक्षण करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं होती है, ठीक है? हम अपेक्षाएं लेकर चलते हैं। उस अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन आता है उसके अंदर, उसके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आएगा, और वो भी कैसा? अपेक्षित परिवर्तन। तो गलत भी हो सकता है, व्यवहार में परिवर्तन अच्छा बुरा गलत सही बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? अपेक्षित। जैसा हमने अपेक्षाएं की है कि जो विद्यार्थी हमारा है, जिस विद्यार्थी से हम डीलिंग कर रहे हैं, हम एक अपेक्षाएं लेकर चलते हैं कि उसका व्यवहार कैसा परिवर्तित होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य कभी भी ज्ञान देना नहीं है। ये हो सकता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का एक ऑब्जेक्टिव हो कि हम ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान प्रदान करें, और उस ज्ञान के माध्यम से हम हमारे व्यवसाय को चुनें, ठीक है? और बड़ी दुखद परिस्थितियां है वर्तमान समय में कि शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्थाओं को व्यवसाय से जोड़ दिया गया है, ठीक है? हमने क्या करा? संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्थाओं को व्यवसाय से जोड़ दिया, जबकि कभी भी शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवसाय प्राप्त करना नहीं होता है। शिक्षा केवल किस लिए है? हमारे व्यवहारगत परिवर्तन की अवस्था के लिए, कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए, हम एक सजग नागरिक बने, एक सभ्य नागरिक बने, एक मानव में जिस तरह के गुण होने चाहिए, अच्छाई को पहचानना, बुराई को पहचानना, ठीक है, और राष्ट्र के निर्माण में हम योगदान दे सके। हम स्वयं एक अच्छे नागरिक बने, हम परिवार को अच्छा बनाएं, हमारे समाज को अच्छा बनाएं, और अपने राष्ट्र को अच्छा बनाएं, और मानव जाति के लिए एक सभ्य नागरिक के रूप में हम बन कर रहे हैं। और इसलिए हम क्या करते हैं? उसको व्यवहारगत परिवर्तन लाकर प्रयास शिक्षा के माध्यम से करते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, वो हर तरह से एक अच्छा नागरिक बने, ठीक है? व्यवसाय को प्राप्त करना उसके ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है? लेकिन वर्तमान समय में जैसा मैंने आपको कहा कि शिक्षा का हमने एक अलग ही मूल्य निकाल लिया है, एक अलग ही हमने तात्पर्य निकाल लिया है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण में अनुदेशन निहित है, ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। शिक्षण में अनुदेशन निहित है। आपको ऊपर प्रश्न आएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अनुदेशन शिक्षण में निहित है, अनुदेशन में शिक्षण निहित है। समझ में आ रहा है? शिक्षण अनुदेशन दोनों निहित है। अब हमें जब तक इन चीज़ों का बहुत ही कंसेप्टली, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। देखिए, शिक्षण में तो अनुदेशन निहित है। क्यों निहित है? कि जो शिक्षक है, हम बात किसके कर रहे हैं? शिक्षण की। और जब हम शिक्षण की बात कर रहे हैं, जो शिक्षक है, जो आपको शिक्षण का कार्य कर रहा है, वो अनुदेशन सामग्री का भी प्रयोग करेगा। वो अनुदेशन सामग्री का प्रयोग आपको अच्छे ज्ञान देने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए करेगा। वो हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल आपके लिए बनाएं, विभिन्न प्रकार की आपके रेमेडियल क्लासेस आपके लिए इंट्रोड्यूस करें, आपको जो है मूल्यांकन के, इवेल्युएशन के लिए तरह तरह के मॉड्यूल वो बनाएं, और बहुत सारे टीचिंग एड्स का वो प्रयोग करते हुए, आपको इंस्ट्रक्शन देते हुए वो शिक्षण कार्य को करे। तो शिक्षण में तो अनुदेशन निहित है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि अनुदेशन में कभी भी शिक्षण निहित नहीं होता, ठीक है? क्योंकि आपको अगर याद हो, जब हमने कहा था, वो आप याद कर लीजिए कि हमने कहा था कि ये क्या है? शिक्षा, और ये क्या है? शिक्षण, और ये है हमारा अनुदेशन, और ये है प्रशिक्षण, ठीक है? तो शिक्षण में अनुदेशन और प्रशिक्षण है, लेकिन अनुदेशन शिक्षण में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो इसके हिस्से हैं। हमें पता है कि अनुदेशन शिक्षण में निहित है, लेकिन अनुदेशन में शिक्षण नहीं है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि शिक्षक
शिक्षण में अनुदेशन को काम में ले सकता है, लेकिन क्योंकि अनुदेशन अंतःक्रिया नहीं रखता है अपने साथ में, और जहाँ अंतःक्रिया नहीं होती है वो शिक्षण नहीं होता है। शिक्षण और अनुदेशन से अधिगम होता है, बिल्कुल स्पष्ट बात है, हम सबको पता है कि शिक्षण और अनुदेशन से जो छात्र है वो क्या करता है, अधिगम करता है, लर्निंग को प्राप्त करता है। आगे चलते हैं, आप देखेंगे कि जो शिक्षण है इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास होता है। पिछली क्लास अगर हमने ली और हमने देखा तो हमने बहुत स्पष्ट रूप से सीख लिया, और मुझे लगता है कि अगर आपने उसको पढ़ा है, क्लास को लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आप इस चीज़ को भूल पाएंगे, क्योंकि हमने इतनी बार इस बात को बोला है कि शिक्षण व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बालक का विकास करना होता है। और बालक के विकास से हमारा क्या तात्पर्य होता है कि बालक के संज्ञान, बालक के भावनात्मक पक्ष और बालक के क्रियात्मक पक्ष का विकास किया जाए। ये तीन चीज़ें चलती है बालक के विकास के अंदर, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। आगे चलते हैं, अनुदेशन में क्या होता है। अनुदेशन क्या करता है, केवल बालक के संज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास करता है। परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, क्यों होता है ऐसा, कि अनुदेशन एक सामग्री है, और अनुदेशन एक सामग्री है तो उससे जब बालक का अंतःक्रिया का कार्य हो ही न रहा है तो उसके क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष का विकास नहीं होगा। कल्पना कीजिए आपको आपके मोबाइल के माध्यम से किसी इवैल्यूएशन को देना है, टेस्ट देना, आपको टेस्ट आपको देना है। अगर आपको टेस्ट देना है तो क्या होगा, आपके संज्ञान का तो विकास होगा, क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती करी, और फिर आपको जब एनालिसिस करना पड़ेगा कि इस गलती का सुधार कैसे होता है, उसका एक प्रोसेस होता है पूरा। तो संज्ञानात्मक पक्ष का निश्चित रूप से आप पर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन क्या मोबाइल के माध्यम से किसी टेस्ट को देने से हमारे भावात्मक पक्ष का विकास होगा, क्रियात्मक पक्ष का विकास होगा? जब तक अंतःक्रिया नहीं है, हम एक दूसरे के संबंध में नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं हैं, हमारे भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए कि अनुदेशन में केवल संज्ञात्मक पक्ष का ही विकास होता है। ठीक है, आगे चलिए कि अधिगम। अधिगम बार बार आप पकड़ के चलिए, मैंने यहाँ पर भी आपको कहा था व्यवहार का विकास। अधिगम प्रक्रिया का क्या उद्देश्य होता है, विद्यार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। तो यहाँ पर किसका विकास हो रहा है, व्यवहार का विकास हो रहा है। इसीलिए मैंने जब एक क्लास हुई थी जब यही कहा था, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षण व्यवस्था को इतना लचीला क्यों बना दिया गया। पहले जो शिक्षण व्यवस्था थी काफ़ी टफ हुआ करती थी, विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा पास करने के लिए, 12वीं कक्षाएँ पास करने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में कक्षा 8 तक यानी अपर प्राइमरी तक बच्चों को फेल भी नहीं किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो विद्यार्थी साल भर विद्यालय आता है तो केवल उसके संज्ञानात्मक पक्ष का ही मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बालक जो है उसमें बहुत सारे पक्ष है। हो सकता है कोई बच्चा क्रियात्मक रूप से बड़ा एक्टिव हो, उसको डांस करने में बहुत ही महारत हासिल हो, किसी को खेल खेलने में बड़ी महारत हासिल हो, कोई मोनो एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता है, कोई क्या कार्य कर सकता है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, कोई गिटार अच्छा बजा सकता है, कोई हारमोनियम अच्छा बजाएगा। तो उसके क्रियात्मक पक्ष बहुत सारे हैं। तो उसके क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सामाजिक कार्यों के प्रति बड़ी रुचि रखते हैं, सामाजिक कार्यों में जो है बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो संज्ञानात्मक रूप से बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सारी चीज़ें भी होती है। तो कहने का मतलब केवल संज्ञानात्मक पक्ष का इवोल्यूशन कर कर, उसका मूल्यांकन कर कर बच्चे को फेल और पास नहीं किया जा सकता, उसका सर्वांगीण हमें देखना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि व्यवहार का विकास करना क्या है, हमारा मूल उद्देश्य है। मैंने क्या कहा कि अधिगम का उद्देश्य क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन और अपेक्षित परिवर्तन करना। ज्ञान, केवल ज्ञान, संज्ञान को मूल्यांकन करना उसका उद्देश्य नहीं होता है। आगे चलिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस शिक्षण व्यवस्था में हम क्या क्या काम में ले रहे हैं, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और सामाजिक परिवेश, ये तीनों मिलकर शिक्षण व्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि शिक्षण व्यवस्था का एक अंग आपका सामाजिक आर्थिक परिवेश भी होता है। शिक्षण में हम शिक्षण मनोविज्ञान की सारी विधियों को काम में लेते हैं,
कि किस विधि को प्रयोग करते हुए, इसीलिए हम पढ़ते हैं। शिक्षक बनने से पहले हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हमें शिक्षण की सारी मनोवैज्ञानिक विधियों का पता हो, ताकि हम बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को, यानी उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझते हुए सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्था बच्चे को प्रदान कर सके। तो हमें मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी जिसको हम बोलते हैं कि शिक्षा के विभिन्न जो है उपागम हैं, चीज़ें हैं, उन सब का काम करें, और साथ ही साथ सामाजिक परिवेश, कि बच्चे का अच्छे से अच्छा उसको सामाजिक परिवेश मिलेगा, तो परिवेश से भी बच्चा शिक्षण को सीखता है। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि शिक्षण क्या है, शिक्षण अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। निरौपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, हमने उसका जो बाइफर्केशन भी देखा था। तो बच्चा सामाजिक परिस्थितियों से भी सीखता है, तो उसका सामाजिक जो परिवेश है वो भी उसके शिक्षण के रूप में कार्य करता है। आगे चलिए, जबकि जो अनुदेशन है वो क्या है, भौतिकी से जुड़ी हुई, यानी फिजिक्स से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है। क्या है, फिजिक्स से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया। क्यों कहा हमने, क्योंकि जो अनुदेशन है उसका जो उत्पत्ति हुई है वो फिजिक्स से हुई है। भाई फिजिक्स में आपने कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, इनपुट, हम तथ्यों को डालते हैं, उसके बाद में क्या होता है, प्रोसेस, और उसके बाद में उसका आउटपुट हमें मिलता है। आपने कैलकुलेटर देखा, हम उसको इनपुट करते हैं 3 + 3 इनपुट, और फिर उसका प्रोसेसिंग होता है =2, और उसके बाद में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो अनुदेशन भी ऐसे ही चलता है। अनुदेशन की एक सामग्री होती है और उसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट का हमारा एक प्रोसेस काम में करता है कि आपको इनपुट के रूप में कुछ अनुदेशन सामग्री प्रदान की गई या अनुदेशन प्रदान किया गया, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, और फिर आपको मूल्यांकन के माध्यम से हम आपका आउटपुट देखेंगे कि हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। तो ये भौतिकी से जुड़ा हुआ एक हमारा ये प्रोसेस है। और जब हम अनुदेशन को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो अनुदेशन के प्रकार होते हैं, शाक्य अनुदेशन, रेखीय अनुदेशन, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है कि एक बाकायदा एक प्रोसीजर होता है कि किस तरह अनुदेशन के लिए हम क्या बनाते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, और जो अनुदेशन सामग्री का हम निर्माण करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि अधिगमकर्ता पर केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक होने पर अधिक होता है। ये चीज़ हमने हमारी जो पहली 1-2 क्लासेस थी वहाँ पर पूर्ण रूप से स्पष्ट कर ली थी कि वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, बाल केंद्रित। ये शब्द हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया था कि चाइल्ड सेंटर्ड। आफ्टर NCF 2005 के बाद में जो शिक्षण व्यवस्था है, संपूर्ण हमारी शिक्षा व्यवस्था, वो क्या होती है, बाल केंद्रित होती है। मतलब शिक्षा का जो केंद्र है वो कौन है, बालक है। तो सारी शिक्षण व्यवस्था जो अधिगम है वो किस पर केंद्रित होता है, अधिगमकर्ता पर केंद्रित होता है। और क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर अधिगम कराया जाएगा तो अधिगम अधिक होगा। परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्नों में से, छोटे छोटे टॉपिक में से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। समझिए कि अधिगम, कल्पना कीजिए आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न किन परिस्थितियों में अधिगम अधिकतम होगा, और फिर आपको वहाँ से ऑप्शन उठाकर देना प्रारंभ कर दिया जाए कि सामाजिक परिवेश अच्छा होने पर अधिगम अधिक होता है, या मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाए जाने पर अधिगम अधिक होगा, A सत्य है, AB सत्य है, दोनों असत्य है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है, हम बहुत सी बार ये बात कहते भी हैं कि निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे लिए बहुत ही हितकारी होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से हम हमारे ज्ञान को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा है। अनुदेशन सामग्री है वो हमारे लिए, ठीक है। लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते हैं वो हमारे काम नहीं आता है। हम कितना भी उनको मेमोराइज करने का प्रयास करें, वही प्रश्न घूमकर दूसरे तरीके से जब आएगा तो हमारे लिए एक समस्या हो जाएगी। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट जब हमारे क्लियर होते हैं तो आप किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो निश्चित रूप से ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए आप जुड़े रहें हमारे कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।